25 जून 2025 को आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 11 सालों से देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, जिसमें लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर संगठित और खतरनाक हमले हो रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद संविधान, संसदीय परंपरा, न्यायपालिका और स्वतंत्र संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और सामाजिक राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने का स्पष्ट संदेश दिया। फिर भी इन मूल्यों पर खतरे बरकरार हैं। कांग्रेस ने 8 पॉइंट्स में अपनी बात रखी है। तो क्या कुछ लिखा है कांग्रेस ने, आइए जानते हैं। पहला, संविधान पर हमले। कांग्रेस ने जयराम रमेश का नोट शेयर करते हुए लिखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को कमजोर करने के प्रयासों का मुद्दा प्रमुख रहा। विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ दल पर संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करने का आरोप लगाया और जनता से वोट की ताकत से इसे बदलने की अपील की। यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत का लोकतंत्र संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है और इसे कमजोर करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा, संसदीय परंपराओं का हनन। सरकार ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से इनकार किया और संसद को मनमाने ढंग से स्थगित किया। कई महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना पर्याप्त बहस के जल्दबाजी में पारित किया गया, जिससे संसदीय समितियों की भूमिका को कमजोर किया गया। जनता से जुड़े मुद्दों पर संसद में जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय सरकार ने संसद की कार्यवाही को सीमित करने की कोशिश की। तीसरा, स्वतंत्र संस्थानों की स्वायत्तता पर हमला। सीएजी की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को कमजोर किया गया, जिससे वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठे। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे। विधानसभा चुनावों में पारदर्शिता की कमी और पक्षपात के आरोप सामने आए। आयोग ने कथित तौर पर सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों पर चुप्पी साधी। गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों के कार्यकाल का उपयोग विधायकों की खरीद फरोख्त और विधानसभाओं में हस्तक्षेप के लिए किया गया। राज्यों को उनके उचित राजस्व हिस्से से वंचित किया गया और उपकर सेस का अत्यधिक उपयोग कर राजकोषीय व्यवस्था को कमजोर किया गया। चौथा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा। कॉलेजियम की सिफारिशों को मनमाने ढंग से लागू करने और नियुक्तियों में देरी की नीति अपनाई गई। कुछ न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद लाभकारी पदों की पेशकश की गई, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे। न्यायपालिका पर दबाव डालने की नीति ने इसकी स्वायत्तता को खतरे में डाला। पांचवा, टैक्स, आतंकवाद और व्यवसायों पर दबाव। एक प्रमुख कॉरपोरेट समूह को हवाई अड्डों, बंदरगाहों और मीडिया जैसे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाया गया। प्रमुख शैक्षिक संस्थानों को मनमाने टैक्स नोटिस भेजे गए, जिससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित हुई। 20,000 गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की आवाज को दबाया गया, जिससे सामाजिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई। छठा, मीडिया पर नियंत्रण। सरकार के आलोचक पत्रकारों को धमकियों, गिरफ्तारियों और मुकदमों का सामना करना पड़ा। मीडिया को सत्तारूढ़ दल के प्रचार का माध्यम बनाया गया, जिससे पत्रकारिता की निष्पक्षता खतरे में पड़ गई। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून को लगभग निष्प्रभावी कर दिया गया, जिससे जनता की सूचना तक पहुंच सीमित हो गई। सातवां, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर विभाग का उपयोग विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया गया। इन एजेंसियों के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए की अवैध उगाही के आरोप लगे। भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ जांच अचानक बंद हो गई। इन एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया गया, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। आठवां, नफरत और विभाजनकारी नीतियां। सरकार के आलोचकों को खालिस्तानी या अर्बन नक्सल जैसे लेबल देकर बदनाम किया गया। अल्पसंख्यक समुदायों को डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर किया गया। नफरत फैलाने वालों को पुरस्कृत किया गया। दलित और अन्य कमजोर समुदायों पर हमले बढ़े, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा। कुल मिलाकर जहां एक तरफ सरकार कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं अघोषित आपातकाल की बात कहकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन तमाम आरोपों का जवाब देती है या नहीं।